मेरे लोग सोच रहे हैं कि जैसे किसी सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं। सड़क की जगह खुली होगी, चार पे गुजरना उतना आसान होगा। सड़क कितनी तंग होगी, जहाज का गुजरना उतना मुश्किल होगा। उसकी मिसाल के लिए मैंने डायग्राम दोबारा बनाई थी, और तो पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे, वैसे मुझे याद भी नहीं। खैर, ये मुझे पता है, आपका लेक्चर तो नहीं भेजा, ये मुझे पता है कि शायद ये डायग्राम बनाई होगी, मैं आपको बता सकूं कि अगर मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी। अगर सड़क को तंग कर दिया जाएगा। अगर सड़क को तंग कर दिया जाएगा, मुझे लगता है फिर क्या होगा, रास्ते जो है वो मुश्किल हो ये उसी तरह की डायग्राम है जैसी ऊपर डायग्राम थी, लेकिन अब क्या हुआ, रास्ता तंग कर दिया तो हमने कहा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, एरिया से। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी, इधर आगे आ जाएंगे, 6 साल हो आ जाए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या कम हो, रेजिस्टेंस कभी ज्यादा नहीं रहेगी। खुली सड़क का कितने साल, खुली सड़क पे कम रेजिस्टेंस होती है गाड़ियों को, तंग सड़क पे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। अब इसके बाद एक और अजाफी बात कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सड़कें, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। एक सड़क ये, तो मैंने सड़क का वो वाला हिस्सा लिया जिस हिस्से के ऊपर गाड़ी ने ट्रेवल करना है। आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया गाड़ी के लिए, यानी सड़क की चौड़ाई जो है वो गाड़ी के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मुकाबले में एक और गाड़ी ले लेते हैं, एक और सड़क ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इतना ही रखते हैं, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। नई सड़क ही मुझे लगता है बनानी पड़ेगी।
कितनी है वो सड़क? 3 लाइन। ये वो स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन्स ने आना है इसके ऊपर। प्लीज अपने पास डायग्राम साथ साथ बना लीजिए। मुझे आपसे जानना है कि फ्रॉम वन स्पॉट टू द अदर, यानी अगर यहाँ से हम ट्रेवल करके आ रहे हैं अंदर और यहाँ से ट्रेवल करके आ रहे हैं अंदर, किस पाथ को क्रॉस करने में हमें ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, लंबी सड़क को या छोटी सड़क को? छोटी सड़क को यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं हो रही, लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी सड़क है जिसको क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कत फील होगी, लंबी वाली को कि या छोटी वाली को? लेंथ में जो कम होगी उसको या जो लेंथ में ज्यादा होगी उसको? ज्यादा वाली को टाइम लगेगा। इसका मतलब लेंथ अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इससे साबित ये होता है हमारे पास, दिस प्रूव्स वन मोर थिंग, दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? शांत। अगर हम इसको और इसको, यानी ये नंबर वन जो हमने रिलेशनशिप फाइंड किया, नंबर टू जो फाइंड किया है, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो पता लगता है कि रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू लेंथ ओवर, इज दैट राइट? हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू लेंथ ओवर एरिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता है ना कि जब ये इस तरह से रिलेशनशिप कोई डेवलप हो जाए तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना होता है। यस, कहना ही से इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ओवर एरिया? यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ रहे हैं, ये कह सकता हूँ मैं? अब के की ने वैल्यू वन, एक इस पर डिपेंडेंस है मटेरियल, क्या सड़क की क्वालिटी गाड़ी के ट्रैवल के लिए कोई इम्पैक्ट रखती है या नहीं? यानी अगर हम यही जो लेंथ्स हैं या क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं जीटी रोड के रखते हैं या कंपेयर कर रहे हैं उसको सेम लेंथ्स और एरियाज को मोटरवे से,
क्या इससे गाड़ी के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है उसमें फर्क आता है कि नहीं आता? तो इसी तरह से मटेरियल डिफरेंट होने से हमेशा क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आता है। तो हम के की वैल्यू इसलिए वन नहीं करार दे सकते, के की वैल्यू इसलिए वन करार। ये फोन मेरे अलावा किसके पास है? और किसी के पास क्लास में फोन तो नहीं? देखें हैं चलो। जब हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है तो हम क्या करते हैं, जब मटेरियल डिपेंडेंट हो जाता है तो हम सीख चुके हैं फिर के की वैल्यू वन नहीं हो सकती। फिर के के लिए कोई सिंबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एंड दैट इज रो, वही टेक्स्ट सिंबल, एल ओवर ए। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। मैं इस फॉर्मूला को दोबारा यहाँ पे सेंटर में लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। इसमें जो रो वाला पार्ट है इसको हम फिजिक्स की जुबान में कहते हैं प्रोनाउंस। तो आपको पता है इसको क्या करना है हमने, रो क्या प्रोनाउंस करना है, आर एच ओ रो। इसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स की जुबान में, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। दी एबिलिटी ऑफ, आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा होगा, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ये मटेरियल स्पेसिफिक है, टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये हर किसी की अपनी होगी, यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, अलग होगी, हर मटेरियल डिफरेंट होगी। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। जी क्या? मैं कहीं उसका जिक्र किया है फिर आपकी पूछो। वो ऐसी रैंडम जो चीजें आपने सुनी उनका आपने जिक्र नहीं करना, क्योंकि फिर वो यहाँ से जंप करके उधर जाऊंगा तो ना उसकी समझ आएगी ना इसकी। ठीक है। हाँ लेक्चर के अलावा पूछना सबको ये डिवाइस का, उसके बाद रोवर। तो ये क्या है बेटे, ये एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक कंडक्टर है जिसमें फ्री फ्लो हो रहा है चार्जेस, वो रेजिस्ट करेगा ही क्यों नए आने वाले चार्ज? कुछ, एक गाड़ी है, एक सड़क है, ओपन है, ओपन फॉर ऑल है। ये ऐप बता है जिसको जीटी रोड पे इस वक्त ट्रैवल करने का मना करेंगे, ओपन फॉर ऑल है ना, कोई गाड़ी भी उस पर गुजरे। यहाँ तो इतना कच्चे की सड़क होती है, वो ग्रीन बेल्ट होती है, उस पर गुजरने से हमने रोका होता, तो कोई उधर से ग्रीन बेल्ट से बहुत ही कोई बेवकूफ हो तो वो, या कोई बहुत ही मजबूरी में हो तो वो मोटरसाइकिल उठाएगा या गाड़ी को उस पर फुटपाथ के ऊपर चढ़ाएगा और वो ले जाने की कोशिश करेगा, वरना वो उसके जाने का रास्ता नहीं, उसका रास्ता क्या है, रोड। तो फ्री फॉर ऑल है, जो बंदा चाहे जीटी रोड पर ट्रेवल कर सकता है, यस और नो? तो जो भी जीटी रोड पर ट्रेवल करना चाहे कर सकता है, तो फिर उसको रेजिस्टेंस क्यों फील है, उसको क्यों रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी? क्या चीज है? रश की वजह से कि उधर ऑलरेडी कोई और गाड़ियां मौजूद है, मोटरवे है, फ्री फॉर ऑल है, उधर ऑलरेडी कोई गाड़ियां मौजूद है। तो हर कंडक्टर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेजिस्टेंस रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइड नोट। एवरी मटेरियल, इवन द कंडक्टर्स, डिस्प्ले
some resistivity due to already present charges in them। चार्जेस की वजह यहाँ पे मैं चाहूंगा आप लिख लें पार्टिकल्स इन them। बहरहाल उसने उस पे मौजूद जो पार्टिकल्स है उसको होके गुजरना ना। आपकी सड़क के ऊपर वो कभी कभी दरमियान में वो होती है तो रोड सेपरेटर्स, बहरहाल अगर उसके ऊपर गाड़ी चलनी शुरू हो जाए तो रजिस्ट तो कर देंगे। एक्सप्रेस वे पे आप देखते नहीं उन्होंने सड़क के दो टुकड़े किए हुए हैं, दो टुकड़े इन व्हाट सेंस, रोड सेपरेटर लगाए हुए हैं बड़े बड़े, किस लिए कि लेफ्ट साइड पे हैवी ट्रैफिक चले, राइट साइड पे लाइट ट्रैफिक चले। तो आपको वो क्रॉस करने के लिए स्पेशली कोई जगह देखनी पड़ती है जहाँ वो रोड सेपरेटर्स ना हो। अब मुझे आपने ये बताना है कि वो जो ऑलरेडी वहां पे पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्या जब सड़क के ऊपर गाड़ी ट्रैवल करती है तो सड़क के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता होगा सड़क के टेम्परेचर पे? इंक्रीज कर रहा है, गाड़ियां ट्रेवल कर रही है तो फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है तो सड़क का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब सड़क का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के अंदर जिनमें से करंट गुजर रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी? जब वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो क्या रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा अभी, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टिविटी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल क्वालिटी है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस remains constant at fixed temperatures, but it increases with increase in temperature because of faster vibrations। चूंकि अब फास्टर वाइब्रेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइड नोट्स हैं, मेन नोट्स में ही लिखा हुआ। रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना हमारे सिलेबस में उस तरह से शामिल नहीं है, तो हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं। सही आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही सही से? सॉरी, शायद ये कनेक्टेड नहीं था। अब आवाज सही से आ रही है? यस सर। तो मैंने जितनी पिछली बातें की हैं वो समझ आ गई हैं, उसमें से कुछ मिस हुआ है? यस आ गई यस। चले, रेजिस्टिविटी जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा सिलेबस रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने को हमें नहीं कहेगा किसी भी मटेरियल की, अनलेस वो पिछले फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा है उसकी वैल्यूज दे दे हमें। यानी रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस, वो जो हम कभी कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी जो वैल्यूज लिखी होती हैं उन्हें फाइंड करने की हमें कोई भी नहीं हमें कहेगा। हमें वो नहीं कहेगा कि कॉपर की नेचुरली 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टिविटी होती है, कैसे फाइंड होगी, और 25 से अगर 30 पे चली जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये कैसे फाइंड होगी। हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हमें जब भी रेजिस्टिविटी के बारे में सवाल आएगा तो कैसे आएगा, हमें बताया होगा। क्या बताया होगा? हमें फिक्स्ड वैल्यूज बताई होंगी। हमें सिर्फ इस फॉर्मूला के तहत रेजिस्टिविटी फाइंड करने को कहा जाए तो कहा जाए, वरना ये हमें नहीं कहा जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बेस, हमारा असल में टॉपिक क्या है, हमारा सिलेबस क्या है कि रेजिस्टेंस के बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है। हमने अगर नहीं जाना उसकी तरफ, मटेरियल के बारे में सिर्फ सोचना है, किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को देखना है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हमें उस प्रोडक्ट, यानी मुझे अगर कॉपर की तार दे दें, कितनी तार दे दें, 10 सेंटीमीटर की तार दे दें, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि कॉपर की वो जो 10 सेंटीमीटर की तार है वो मोटी कितनी है, यानी उसकी लेंथ आ गई और उसका एरिया आ गया, और वैसे बता दें कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो मैं वो 10 सेंटीमीटर की तार का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। यस।
हमें ये वाली रेजिस्टिविटी इज फॉर जो टेम्परेचर से रिलेशनशिप मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर से इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि पार्टिकल्स की कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। वो हमें फाइंड करने के लिए नहीं कभी कहेंगे। एक बात, दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए अगर किसी की रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, ये कांस्टेंट है यार, मटेरियल की एट फिक्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है वो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये फर्ज करें किसी की रेजिस्टिविटी पहले थी 5, अब 8 हो गई है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो इससे क्या साबित होता है? दिस प्रूव्स, अब इससे ये मेन नोट में लिखनी बात, सिंस resistivity increases with increase in temperature, चूंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस को भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब हम जब प्रोजेक्टर चलाते हैं, तो आपको पता है जैसे ही प्रोजेक्टर चलता है तो उसकी एक खास किस्म की ब्राइटनेस नजर आ रही होती है बोर्ड पे। थोड़ी देर बाद क्या उस ब्राइटनेस में चेंज आता है कि नहीं आता? आता है। क्या चेंज आता है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। नहीं कुछ चेंज आता। जितना ब्राइट ये चलाने के टाइम होता है, क्या उतना ही ब्राइट रहता है एंड तक? मैं तो ऑन कर देते हैं, लाइट शो शो हो जाती है बोर्ड पे, लेकिन क्या उतनी ही ब्राइट रहती है? थोड़ी देर बाद बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बल्ब जो इसके अंदर लगा होता है वो काम करता है रेजिस्टेंस पे। किस पे काम करता है? जब भी बेटे चीजों को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जैसे हम पहले मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो बॉडीज आपस में फ्रिक्शन का शिकार होती हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्या करता है? तो हमारी कुछ एनर्जी जाया होती है किसमें? या हीट में या लाइट में। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए बल्ब बनाया गया कि अगर तार रेजिस्टेंस फेस करेगी तो हीट अप हो जाएगी। तो हमने देखा है कुछ तारें ऐसी होती हैं वो थोड़ा सा भी हीट अप होने पे ब्राइट हो जाती हैं, रोशनी उनमें से निकलने लगती है, तो बल्ब बन गया। आपने बल्ब देखा हुआ है, मुझे दोबारा अभी दिखाने की जरूरत। तो वो बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? ब्राइट होना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा तो वो मजीद ब्राइट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ेगा वो मजीद ब्राइट। इसी तरह प्रोजेक्टर के साथ होता है, जैसे ही स्टार्ट होता है अभी तो रेजिस्टेंस फेस करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है, तो उसकी वो खास ब्राइटनेस होती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाती है। अब अगर आप मुझे कहेंगे कि सर ये जो मोबाइल फोन की या लैपटॉप की या आईपैड की इसकी जो ब्राइटनेस बढ़ाते हैं क्या वो भी यही चीज है? नहीं बेटे, वो डिवाइस ही अलग है, उसका प्रिंसिपल अलग चल रहा होता है। वहां पे ब्राइटनेस ऑन ऑफ करने से हम नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। वहां ब्राइटनेस के लिए जो पहले चलती होती थी स्क्रीन, उन पे कोई और प्रिंसिपल अप्लाई होता था, अब वाली पे कोई और होता है और बाद वाली पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कि ये सब चीजें क्या है, अच्छा वेरी गुड थिंग। हमें ये सब कुछ, आपका गोल होना चाहिए मुझे ये सब कुछ समझना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये थर्ड फ्लोर की बातें समझने के लिए ग्राउंड फ्लोर समझना पड़ेगा। सो अगर आपने एक लफ्ज सुन लिया कि पंखे में कैपेसिटर होता है और आप जानना चाहते हैं कैपेसिटर क्या होता है, तो मुझे पहले रेजिस्टेंस समझाने दें आपको, मुझे पहले इंसुलेटर समझाने दें आपको, मुझे पहले ये बताने दें कि फिजिकल कांटेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए लाजमी है कि नहीं लाजमी, फिर जाएंगे कैपेसिटर पे। अभी तो हमने दो तीन तरह के इलेक्ट्रिक करंट के, हमने दो तरह के करंट के फ्लो को स्टडी करना है, फिर बारी आएगी। आप मेरी बात समझिए। यहाँ तो कंफ्यूजन, हाँ शॉर्ट आंसर चाहिए ये शो ऑफ करने के लिए कि मुझे आता है तो मैं कर देता हूँ शॉर्ट आंसर, लेकिन मेरा ख्याल है उससे आप सीखेंगे कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए ये तसल्ली हो जाएगी, हाँ कोई ये कोई चीज होती है और सर को पता है इसका। इससे ज्यादा उससे कोई फायदा नहीं हासिल होने लगा। ये इसको विजुअलाइज करें जो मैंने अभी बताई बात, ये समझ आ गई? रेजिस्टेंस का समझ आ गया आपको सारा कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन? इसका क्या मतलब है? एक और चीज यहाँ पे आपको एज अ साइड नोट, मेन नोट की बजाय साइड नोट के तौर पे, फुट नोट की तरह ले लें। एज चार्जेस फ्लो थ्रू a conductor, collisions with particles of the conductor
provide resistivity, and this increases its temperature. और इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। मसला, वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक नोट कर ले, मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर देता हूँ। अभी तक हमने जो चीजें स्टडी कर ली जरा उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। हमने फिजिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर ली है वो कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी स्टडी कर ली, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज स्टडीड सो फार। हमने बेटे इलेक्ट्रिक करंट निकाल लिया, क्यू ओवर टी कर लिया, और इलेक्ट्रिक करंट को हमने निकाल लिया वोल्टेज ओवर आर। ठीक है, इससे फिर हमारे पास वोल्टेज की जो भी वैल्यूज बनी हमने निकाला जनाब। जो वोल्टेज होता है वो डेल्टा ई ओवर चार्ज होता है या वर्क ओवर चार्ज होता है। और हमने कहा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो होती है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। और हमने कहा ये नहीं लिखना आपने, मैं भी मिटा दूंगा, मैं अभी तक सिर्फ समराइज कर रहा हूँ कि अभी तक कौन सी क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, उनसे कौन कौन से फॉर्मूलाज बन गए। और हमें पता है कि जो पावर होती है वो होती है एनर्जी ओवर टाइम। तो हमें पता लग गया कि जनाब हमारे पास पावर का फॉर्मूला, एक हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई विच इज वी क्यू ओवर टी। तो पावर के और भी फॉर्मूलाज बन गए, पी इज इक्वल टू वी आई बन गया। ठीक है बेटे, फिर पावर का फॉर्मूला बन गया पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। फिर पावर का फॉर्मूला बन गया जब हमने ये आई को रिप्लेस किया, और जब वी को रिप्लेस किया तो पावर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास ईएमएफ वोल्टेज वगैरह के लिए बन गए। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम इस फॉर्मूला से एक रेजिस्टेंस का और फॉर्मूला बना सकते हैं विच इज आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। ये भी हमने पीछे बना लिया हुआ। ठीक है, और हमने आज रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला देखा जिसका वोल्टेज और करंट से ताल्लुक नहीं। हमने डायरेक्ट मटेरियल को देखा कि फैक्ट्री में किसी ने रेजिस्टेंस नाम की कोई डिवाइस बनानी हो तो वो क्या करेगा। तो वो क्या करेगा, रेजिस्टिविटी उसकी उसको पता होनी चाहिए मटेरियल की, और उसको लेंथ ओवर एरिया के जरिए से वो मैनेज करेगा कितने रेजिस्टेंस की क्या चीज बनानी है। भाई को प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इन ये सब बेसिकली क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, दे आर मेजरेबल। ये क्या है, मेजरेबल है। अब अगर ये मेजरेबल है तो मेजर इनको कैसे करना है, फॉर्मूला से तो मेजर करना है। अगर आपके पास चीजें गिवन है, फर्ज करें आपके पास चीजें नहीं गिवन, आपके पास गिवन है सर्किट, ऑलरेडी डेवलप्ड सर्किट है, तब इसको कैसे आपने काम को करना है। तो ये मेरी एक रफ वर्किंग है, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं। उसके लिए बेटे हमें क्या चाहिए होता है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये लिखना आपने, एंड कैलकुलेशंस, ये बेटे लिखना। ये हमारा बेटे नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और फिर उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बकर मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक सर्किट बना के दें जिसमें सिर्फ एक बैटरी है, सिर्फ एक बल्ब है और तारे हैं दो, तो आप क्या ऐसा सर्किट बनाएंगे कि नहीं। ये बैटरी आ गई मेरे पास, यस, ये नहीं बनाना आप लोगों ने, या बना लें।
ये मेरे पास आ गई जनाब, बल्ब लगाने लगा हूँ अभी इधर में। वो मेरी ड्राइंग भी अब उतनी ही अच्छी है। नहीं, ये मेरे पास बल्ब बन गया। क्या इस तरह सर्किट बनाएंगे हमेशा? अच्छा, लेट्स से कि सर यस इस तरह सर्किट बनाया जा सकता है। तो जब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब एक से ज्यादा बैटरियां लग जाएंगी, एक से ज्यादा बल्ब लग जाएंगे, एक से ज्यादा कनेक्शंस बन जाएंगे, घर के कमरे का सर्किट बनाना होगा, उसकी कोई डायग्राम बनानी होगी। जैसे घर का, बिल्डिंग की डायग्राम, एक नक्शा बनाते हैं। तो जब बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं? एक होता है 3D मॉडल। क्या हम बिल्डिंग का नक्शा 3D मॉडल के जरिए से बच्चों लोगों को समझाते हैं? डू वी गो फॉर 3D मॉडल? नहीं ना। 3D मॉडल होता है ना, काफी महंगा बनता है। बड़े बड़े जो प्लाजो होते हैं वो 3D मॉडल बनवाते हैं, और वो भी छोटे छोटे, बड़े मॉडल्स नहीं बनवाते। तो फिर क्या करना है हमें? 3D मॉडल की तरफ जाएंगे। अगर 3D मॉडल्स की तरफ ना जाएं, और हम अपने मैथ्स के, मैप्स एंड स्केल्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, तो क्या हम उस 3D मॉडल को आम एक 2D मैप में कंसिडर कन्वर्ट कर सकते हैं? मैप ही लफ्ज बोलते हैं घर के नक्शे के लिए। 2D ब्लूप्रिंट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। जी। 3D मॉडल नहीं देखा कोई बिल्डिंग का बना हुआ? देखो ना, मैंने किसी को समझाना है कि घर बनाना है, घरों का भी 3D मॉडल बन सकता है, बनता नहीं है। कौन बनाता है? नक्शा बनाते हैं, 2D मॉडल बनाते हैं हमेशा। बन तो सकता है, मैंने कब कहा नहीं बन सकता, लेकिन नहीं बनाया जाता ना, बहुत महंगा पड़ता है। प्लाजे बड़े बड़े बनाते हैं अपना 3D। मैंने कभी आज तक किसी घर का 3D मॉडल बना हुआ नहीं देखा, सिवाय इसके कि कहीं पे, जैसे फैसल मस्जिद चले जाएं तो उन्होंने वो बनाया हुआ है, एक म्यूजियम से बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने फैसल मस्जिद का 3D मॉडल रखा हुआ है। आप हरम चले जाएं, वहां उन्होंने पूरे हरम का 3D मॉडल रखा हुआ है। मैंने नहीं कभी घरों का मॉडल बनता देखा, बना के रखा हुआ। 3D मॉडल, जब आप घर का नक्शा बनवाते हैं, आप 3D मॉडल बनवाते हैं कि कमरा कैसा होगा, कहाँ पे क्या चीज पड़ी हो। हाँ, 2D नक्शा बनवाते हैं ना, वही बनाते हैं यार। मॉडल कब बनता है यार? तो पता नहीं कितने रहना है यार। कौन से घर का मॉडल बनवाया आपने 3D? सुभान अल्लाह यार, क्या सारे लेक्चर की माँ बहन एक हो जाती है यार। मैं सर आपको बताता हूँ 3D मॉडल क्या होता है सर। पेज पे 3D मॉडल बन ही नहीं सकता सर। मैंने तो प्रिंट आउट दिया है फिजिक्स के इलेक्ट्रिक सर्किट्स के 12 बना के। किसके? कोई निकला है? मुझ छोड़े, अब बाढ़ में जाए फ्रेंड्स, बाद में देखता हूँ। 3D मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का 3D मॉडल जी सर, ये होता है 3D मॉडल सर। ये कब किसी घर का नक्शा जब हम बनवाते हैं, ये बनाते हैं आप लोग घर में। और वो जाहिल आदमी, उसके जरिए से घर कैसे तामीर हो सकता है? उसको कैसे पता लगेगा मैंने कौन सी चीज कितनी बनानी है? तो 2D ही बनता होता है ना हमेशा। कभी आपने घर का नक्शा देखा है कैसा होता है वो? तो वो ही मैं बस उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उसी को एज एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके अंदर तो मैं रहने नहीं चाहता। तो मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे कोड कर दिया है। जैसे घर का हम 3D मॉडल नहीं बनाते, क्या करते हैं हम? घर का एक बनाते हैं हम 2D मैप ऑफ हाउस। हम एक 2D मैप इस तरह का घर का बनाते हैं। अब इससे किसी आम बंदे को पता लग सकता है कि घर में क्या होना है। फिर हमें एक बच्चे को मैथ्स, मैप्स एंड स्केल्स का एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जिसमें बच्चे को बताते हैं कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है। और अगर कोई अपने लेफ्ट सिंबल्स यूज करता है, वो साइड पे लेजेंड बताता है क्या से। जैसे ये जो सिंबल डी लिखा हुआ है, ये डी का क्या मतलब है? यार इधर इधर ध्यान देना, नहीं तो उठ के बाहर चले जाना है। ये डी का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या है? दरवाजा है। सबको पता है ये जो आर्क बन रही है, ये सिंबल किस चीज का है? कि यहाँ पे दरवाजा है। ये जो बने हुए हैं, ये क्या बना हुआ है? सीढ़ियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? तो हम किसी को ये सिंबल से सिखा देते हैं, और फिर कहते हैं इन सिंबल्स को यूज करके आपने मैप, इधर देना, ध्यान देना है, इन सिंबल्स को यूज करके मैप बना दें। उसके जरिए से कंस्ट्रक्शन होती है। याद समझ आ गई बात? ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये टाइम बचाता है। अगर इसकी बजाय हमें, अगर ये काम करने की बजाय हमें बार बार ये काम करना पड़ जाए, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इतनी देर में घर नहीं बनना जितनी देर में ये मॉडल खड़ा होना।
हर कमरे का अलग अलग मॉडल डेवलप करना और कंप्यूटर पे 3D बनाना शुरू कर दें, तो ये बहुत कॉस्टली है, नंबर वन। नंबर टू, इट इट इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने क्या किया, हमने चीजों के लिए सिंबल्स बनाए, सिंबल्स डिजाइन करके लोगों को कहा यार ये काम कर। इसी कॉन्सेप्ट को बेटे इधर डेवलप करना। ये तीन चीजें जो मैंने बताई हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमने कहा यार डिजाइनिंग एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ सर्किट्स, कि कौन सा बल्ब लगेगा, एनर्जी सेवर लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, यूपीएस लगेगा, इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो वी हैव फिक्स्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सिंबल्स बना दिए हैं, एंड वी यूज देम टू डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप फिजिक्स में, अगर इसी में आप आगे जाएंगे, तो देर विल बी अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाएगी वो ब्रांच? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, ये कैसे काम करती है, इसके लिए मैंने प्रिंट तो उसको दिया है। आप जाएंगे उस पे, सिलेबस पे जाएंगे, वहां पे भी अडेंडम में ये अटैच्ड फाइल मिल जाएगी आपको। ये फाइल मतलब इसके अंदर मेरी कारीगरी बहुत कम है। मैं वो फाइल ग्रुप में भेजी, अभी प्रिंट निकला नहीं, मैं यहीं से ग्रुप से लोड करके तो उसको फाइल को आई नहीं ग्रुप में, आ गई। आपके साथ उसको डिस्कस, सिंबल्स को डिस्कस कर लेता हूँ, और सिंबल्स के बाद हम सर्किट्स की तरफ जाएंगे। ये इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप इससे पीछे वाली चीजें सारी लिख लेंगे। इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, देख लेते हैं इसमें कोई टाइपिंग शाइपिंग की एरर ना हो, उसको रिमूव कर लेंगे। वरना ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चाहूंगा कि इस पेज को वैसे ही डिलीट कर दूं, और इस पेज पे लिख देता हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स। आप देख सकते हैं बेटे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक सर्किट बना हुआ है। अब क्या आप इस सर्किट को, अगर आपने आज तक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ी, तो क्या इस सर्किट को आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? बकर साहब, इधर सर। या इधर या बाहर, दो काम नहीं हो सकते। क्या आप इसको समझ सकते हैं क्या है? आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है थोड़ी सी? नहीं ना पढ़ी? आपको पता है क्या हो रहा है? आपको पता है थोड़ा सा, आपने पहले पढ़ा है थोड़ा सा ये? नहीं? आपको पता है ये, किसने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को? आप लोगों को पता है क्या हो रहा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पता ही क्या किस चीज की तस्वीर है ना पता? तो इसका मतलब है हमें सर्किट बनाने से पहले हौसला, सर्किट बनाने से पहले सबसे पहले क्या काम करना है हमें, ये जो डिफरेंट सिंबल्स का हमने इस्तेमाल किया, जैसे वहां सीढ़ियों का एक सिंबल था, दरवाजे का एक सिंबल था, इन सिंबल्स के लिए एक छोटी सी समरी बनाई हुई है। और वो समरी क्या है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनको तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें, ये तारे हैं, ये क्या है? ये सर्किट अभी हम नोटबुक पे भी बनाएंगे कल के लेक्चर में। फिलहाल ये बेटा जब एक बना हो ना, जो छोटी लाइन होती है, ये याद रखना है, जो छोटा, जो लाइंस हमेशा ऐसे दो लाइंस बनी होती हैं, जो छोटी वाली लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगी, बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल होगी। और हम अपने सर्किट में इसका इस्तेमाल तकरीबन नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इससे नीचे वाले का, बैटरी। और बैटरी का सिंबल ऐसे बनाने की बजाय हम कैसे बनाते हैं, दिस इज योर बैटरी का सिंबल। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गई। चलो जी, ये जो डॉट डॉट लगे हुए इसका मतलब आप जितनी मर्जी ये दरमियान में लाइनें ऐड, यानी काफी सेल्स को ऐड करते जाएं तो वो एक बैटरी बन जाती है।
ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। फाहद, यहाँ देखो प्रॉब्लम, इसके आगे जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे। मैं ये पेज का, ये देखो, इनमें से जिसने जोहर नहीं पढ़ी इसको बोलो जल्दी जोहर पढ़ के आओ, मैं 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेटा स्विच का सिंबल है। स्विच का सिंबल कैसे बनाना है हमने पेपर में? ये ऐसे बनाना है हमने। मैं ऐसे भी नहीं बनाता, मैं हमेशा ऐसे बनाता होता हूँ। ये स्विच का सिंबल है, ये यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है इस वक्त स्विच क्लोज्ड है, ऑन है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या है? और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऑफ कर दूं, क्या कर दूं? ऑफ कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? ये दरमियान वाला हिस्सा इसका मिटाया और इसको, ये जनाब ऑफ हो गया। ठीक है, साथ वाली चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा जरूर। ये बेटे बल्ब का सिंबल है। जब भी हमने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सर्किट में दिखानी होती है ना, तो हम यही हमेशा सिंबल बनाते हैं। पंखा दिखाना है आपने, आपने ट्यूबलाइट दिखानी है, एसी दिखाना है, आपने यही दिखाना है हमेशा। इसका क्या मतलब है? एक तरफ से करंट आ रहा है और दूसरी तरफ करंट जा रहा है, दरमियान में कहीं पे उसको रेजिस्टेंस फेस करनी, यूज हुआ है कहीं पे वो, दरमियान में कहीं पे वो क्या हुआ है? यूज हो गया। अब ये जो यूज हुआ है इसके ऊपर भी कुछ हमारी कहानी है, उस कहानी को आज ही हमने डिस्कस कर लेना। ये प्रिंट आउट आपको मिलेगा, ये आपने घर से आज पढ़ना है और कल इसको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। मुख्तलिफ सिंबल हैं, ये तार का सिंबल है, ये तार का कहीं से अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रिंट आउट को मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आज क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ, जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको कम से कम ये पता लग जाएगा कि जब एक तरफ से करंट आता है और दरमियान में कोई डिवाइस होती है जो उसको यूज करती है। मेरा सवाल आपसे, अगर इधर से करंट इस तरफ जा रहा है तो जितने चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं इस पॉइंट पर, ये जो लेफ्ट पॉइंट है, जितने चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं इस पॉइंट पर, उस अप्लायंस में दाखिल होने से पहले, क्या उतने ही चार्जेस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है? आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल है, वो उसकी एनर्जी है। जैसे जैसे वो गाड़ी चलती जाती है वो एनर्जी कंज्यूम होती जाती है। तो जब चार्जेस बैटरी से निकले हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस जगह पर, पता नहीं उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हियर। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ने कंज्यूम होना है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ने कंज्यूम होना है यहाँ पे। और फिर जो पार्ट कंज्यूम नहीं हो सका वो बकाया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में आगे चला जाएगा। और जो पार्ट कंज्यूम हो गया है वो किस सूरत में कंज्यूम होके बाहर निकलेगा? एनर्जी तो आपको होता है क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो या तो वो हीट एनर्जी बन जाएगा, या वो लाइट एनर्जी बन जाएगा, या वो पंखा चलाया है आपने तो वो कौन सी एनर्जी बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, या वो साउंड एनर्जी बन जाएगा। लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम और ट्रांसफर और चेंज ऑफ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। कोई मसला नहीं यहाँ तक? वी क्लियर यहाँ तक? अब मेरा सवाल, हैज देयर बिन एनी पोटेंशियल ड्रॉप? क्या पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसके अंदर कि नहीं? सवाल को रिफ्रेज करता हूँ, इज देयर अ पोटेंशियल डिफरेंस?
बिटवीन ए एंड बी, क्या ए और बी में, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। क्या इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? यू रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि एक तरफ कितने चार्जेस हैं और दूसरी तरफ जो चार्जेस उधर से आए हैं उन्होंने कोई एनर्जी कंज्यूम कराई है इधर अप्लायंस के अंदर। क्या राहिमा लेफ्ट यानी ए और बी के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? कि जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना चार्जेस का पोटेंशियल ए पे है उतना ही बी पे है। जी राहिमा, थिंक अबाउट इट, बोलो। लेफ्ट साइड से, ये एरो हेड बता रहा है कहाँ से आ रहा है एनर्जी। गाड़ी आ रही है लेफ्ट साइड से, ए वाली साइड से। तो जितना आम रूटीन में कंज्यूम होता है पेट्रोल उतना ही कंज्यूम होगा ना। ये जो दरमियान में सर्कल बना हुआ है, फर्ज करें ये वो स्पॉट है जहाँ पे चढ़ाई आ गई है एकदम से। क्या हो गया है? चढ़ाई आ गई है। और बी स्पॉट वो है जहां से फिर नॉर्मल रूटीन हो गई है। तो गया है जो चढ़ाई आई है, इसने आम रूटीन से ज्यादा पेट्रोल खा लिया है कि नहीं खा लिया? तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली डिवाइस होगी, कौन सी डिवाइस? पोटेंशियल मेजर कैलकुलेट करने वाली, मेजर करने वाली जो डिवाइस होगी, उस डिवाइस को इस सर्किट में कैसे लगाएंगे? उस डिवाइस को इस सर्किट में लगाने का एक ही तरीका हो सकता है, एंड दैट तरीका इज कि उस डिवाइस को ऐसे अटैच कराया जाए जैसे मैं अटैच कराने वाला हूं। उस डिवाइस का कोई नाम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस डिवाइस का हम नाम रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट से। किससे? तो उसका नाम हम रखते हैं, उसका यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? और आप ऊपर सिंबल्स में देखेंगे कि उसका सिंबल ये। जब आपको याद होगा तो थोड़ा सा पीछे एक मिनट के लिए ले जाता हूँ। जब हमने करंट मेजर करना था, हमने कहा था इस सड़क में किसी भी जगह पर उसको लगा दीजिए तो आप मेजर कर लेंगे कि कितनी, वो मोटरवे वाला जो टर्मिनल कहीं भी बना दीजिए तो आप मेजर कर लेंगे। तो आपने देखा था एमीटर उस सर्किट के अंदर था, भाई इधर देखो सामने इधर। तो हमने कहा था एमीटर, आपने देखा था एमीटर उसी सर्किट के। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ करा रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर ड्रॉ करा रहे हैं, तो आप देखिए हम कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं उसको। मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए एक साइड नोट पे बता रहा हूँ कि हम जब कनेक्ट करते हैं एम मीटर को, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। साइड नोट बना के आई जस्ट हाईलाइट इट इन जस्ट अ सेकेंड, कि जब एक सर्किट के अंदर हम कनेक्ट करते हैं करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जिसको कि हम कहते हैं एम मीटर। क्या कहते हैं? मीटर जब भी हमने कनेक्ट करना है किसी भी डिवाइस में, ये मेरा आ गया है जनाब वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो यार सर्कुलर क्यों नहीं बन रही तुम? ये मेरी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब भी मैंने चलाना है तो मुझे उसके लिए चाहिए एक बैटरी, उसके लिए मुझे चाहिए एक स्विच। एम मीटर को कहाँ कनेक्ट करूंगा? एम मीटर को कभी भी कनेक्ट करना है तो मुझे उसके लिए कोई अलग से डिवाइस की जरूरत, अलग सर्किट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। एमीटर कनेक्ट हो जाता है। यार मैं ना इससे बहुत गुस्सा करता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। बकवास बंद करके बैठो, ये नहीं समझ आ रहा, बोर कर रहा हूँ, उठ के दफा हो जाओ भाई। ना पूछो कुछ भी, मेरे से पूछो। करंट मेजर करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, एमीटर उसी के अंदर लगाना। कोई कंफ्यूजन? दो अब वर्ड्स याद करने हैं, यहीं पे आज ही की क्लास में कर देना है।
ये जब कोई चीज सर्किट के अंदर होती है, जब भी कोई चीज सर्किट के अंदर होती है, हम कहते हैं कि दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कहते हैं इसको हम? और जब भी कोई चीज सर्किट से इस तरह से बाहर निकलती है तो हम कहते हैं इट इज कनेक्टेड पैरेलल। क्या कहते हैं इसको? कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर सो फार? वोल्ट मीटर हमेशा लगाया जाएगा किसी रेजिस्ट करने वाली डिवाइस के दाएं बाएं। आप यहां पे अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे ऐसे, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो लेफ्ट वाला ब्लू वाला है, यहाँ पे नो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे यस पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं कोई कंज्यूम हुई है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि आपने कुछ देखना है लिखना है तो कर लें। द क्लास इज ओवर फॉर सो फार।